Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion will be male reproductive system. अच्छा स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू और एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर हम मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, उसको हम कवर करें आज। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इंशाल्लाह हम टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जरा आप देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका बच्चों फंक्शन है कि ये सीमन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम सीमन को प्रोड्यूस करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना और इसको मेंटेन करना होता है। ये सबसे पहला फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड काम है वो ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो कि वेजाइना है वहां पर डिस्चार्ज करना है, वहां पर रिलीज करना है, ताकि स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाकर एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन जरा देखें वो क्या है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल की बॉडी को मेंटेन करने के अलावा मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइक मेल की बॉडी के अंदर जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक स्केलेटल जो मसल्स हैं इनके मैस का ज्यादा होना, फेशियल हेयर ग्रोथ का होना, आवाज का भारी होना, ये तमाम चीजें किसकी वजह से हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में कहां पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, टेस्टिस के अंदर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, वहां पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाना और उनका बॉडी के ऊपर एक्ट होना, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फंक्शन है। तो बच्चों ये तीन आपने फंक्शन इसके याद रखने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरूरी फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये चीज बड़ी जरूरी है और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यूज हैं, इसी जगह से पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर कोई चीज है उससे ये जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो उठा लिए जाते हैं। जी बच्चे जरा देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ना एक खास बात है जो इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग बनाती है। वो ये बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे का सारा मेल की बॉडी से बाहर होता है। बस कुछ मेल की डक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और कुछ ग्लैंड जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं। बाकी इस सारे का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तकरीबन 80 to 85% जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अब इसके बॉडी से बाहर होने की मेन वजह भी होती है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यूनिक बनाता है क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर ही पाया जा रहा होता है। जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है मेल टेस्टिकल्स, जिनको हम टेस्टिस भी बोलते हैं, मेल पीनस जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, एंड स्क्रोटम जो कि बच्चों एक स्किन का पाउच है और स्किन पाउच के अंदर मेल टेस्टिस जो है वो मौजूद होती हैं। अब हम यहाँ पर हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन और उसकी हवाले से चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। जी सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जी टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है इनका काम क्या है, कहां पर पाई जाती हैं, किस तरीके से इनका मैकेनिज्म है, इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। जी अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। अब ह्यूमन मेल जो है इसके अंदर बच्चों पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है। यहां पर ना एक चीज गौर करने वाली ये है कि जब हम दो टेस्टिस की बात करेंगे तो यहां पर ई आएगा, टीईएस टेस्टिस। लेकिन जब हम एक टेस्टी की बात करेंगे, एक टेस्टिकल की बात करेंगे तो टीईएस आएगा। ये बच्चों आपने चीज पे गौर करना है, यही वो चीज है जो एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करती है। तो मेल टेस्टी के अंदर आप यहां देखें मैं लिखा हुआ है पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दो टेस्टिस जो है मेल के अंदर पाई जाती है। और ये किसके अंदर पाई जाती हैं, ये बच्चों एक स्किन पाउच के अंदर इनक्लोज होती हैं। इस स्किन पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम। अब ये स्किन पाउच के अंदर क्यों होती हैं, इसका वहां पर होने का फायदा क्या है, क्या ऐसी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है स्किन पाउच के, ये टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर स्किन पाउच के अंदर है। अच्छा बच्चों आपने एक बात याद रखना है कि स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस को इनक्लोज इसलिए करता है क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म प्रोडक्शन का काम है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारे तमाम मेटाबॉलिज्म, तमाम हमारे काम हो रहे होते हैं, वो है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन का जो काम है वो 37 डिग्री के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो होता है जी 34 to 35 डिग्री
सेल्सियस के ऊपर। तो अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर होती तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, तो वहां पर स्पर्म प्रोडक्शन मुतासर हो जाती, वहां पर स्पर्म प्रोडक्शन सही तरीके से ना हो सकती, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर जो हार्मोन इन्वॉल्व होने थे वो अपना ऑप्टिमम या बेस्ट काम नहीं कर सकते थे। अब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है, तो ये टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया इस स्किन पाउच के अंदर, इस स्क्रोटम के अंदर, ताकि 37 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इसको ना मिले, थोड़ा सा टेम्परेचर 2 डिग्री या 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी की निस्बत कम रहे और स्पर्म प्रोडक्शन का आसानी से होता रहे। तभी एक चीज है कि मेल के अंदर ये जो स्क्रोटम होते हैं, इसके अंदर जो मसल्स हैं, इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं, ये सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में आउटसाइड क्या है, ठंडी है। ठीक है, जब आउटसाइड ठंडी है तो उसकी वजह से ये कॉन्टेक्ट करके टेस्टिस बॉडी के करीब चले जाती हैं, ताकि अब टेम्परेचर को मेंटेन करना है, 34 टू 35 रखना है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंड है तो ये बॉडी के करीब चले जाते हैं। और गर्मियों के अंदर बॉडी भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रही है, बाहर भी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो स्क्रोटम जो है इसके मसल्स और इसके कनेक्टिव टिश्यू थोड़े से लूज हो जाते हैं और ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से 34 टू 35 इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हम ये कॉमनली ये कह सकते हैं कि जो स्क्रोटम है इसका काम होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जो क्लाइमेट चेंज है उसको देखना, उसको समझना और उसके मुताबिक टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन का काम जो है ये मुतासर ना हो सके। तो ये बच्चों मेन काम था स्क्रोटम का, और यही मेन वजह है कि मेल की जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर पाई जाती हैं। जी नेक्स्ट जरा देखें, ई टेस्टी इज द कॉइल्ड मैसेज ऑफ ट्यूब्यूल। हर एक जो टेस्टी है इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कॉइल फॉर्म के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स पाई जाती हैं। इन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, इन ट्यूब्स को बच्चे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस का काम हो रहा होता है। मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। मेन काम टेस्टी का बच्चों क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन करना है, और इसका दूसरा काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को बनाना है। ठीक है, एंड मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो ये बच्चे आपने चीज यहां पर देखी है। नेक्स्ट जरा देखें, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज पाई जा रही है वो है जी एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब कोई ट्यूब जैसी चीजें हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम एक्सेसरी डक्ट्स बोल देते हैं। सबसे पहले बच्चे एक्सेसरी डक्ट क्या है, एपिडिडिमस है। अब इसको हम डायग्राम की मदद से देखेंगे, देन आपको जो है बात वो क्लियर होगी। अभी आपने नाम याद रखनी है। सबसे पहले तो बच्चे वो फाइन छोटी छोटी डक्ट्स हैं टेस्टिस के अंदर पाई जा रही हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद टेस्टिस से बाहर एक कॉइल ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से ऊपर बच्चों एक डक्ट जाती है, उसको हम बोलते हैं वेज डेफरेंस या वेजा डिफरेंशिया, इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, ये पाई जाती है। उसके बाद बच्चों जो डक्ट आ जाती है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और लास्ट में बच्चे डक्ट आ जाती है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और मेल के अंदर जो यूरिथ्रा है इसको बच्चों यूरिनोजेनिटल ट्रैक भी बोला जाता है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेल के अंदर यूरिथ्रा जो है वो यूरिन के साथ साथ सीमन को भी क्या करता है, कैरी करता है। मतलब एक ही पाथवे है मेल के अंदर यूरिन को कैरी करने का आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाने के लिए, और सीमन को भी आउटसाइड ऑफ बॉडी लाने के लिए एक ही पाथवे है। इसलिए मेल का जो यूरिथ्रा है ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, जबकि फीमेल का जो यूरिथ्रा है इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक नहीं बोलते, क्योंकि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो वजाइना है जो कि सेपरेट है, और फीमेल के अंदर जो यूरिन के लिए पाथवे है वो जो यूरिथ्रा है वो वजाइना से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे पाई जाती है ट्यूब। जी नेक्स्ट बच्चों, मेल के अंदर जो हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है जी मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं पेनस। अब जो मेल के अंदर जो पेनस है ये एक स्पेशलाइज्ड मसल पे कंसिस्ट करने वाला स्ट्रक्चर है। इसका काम मेन यही है कि जब इसके अंदर इरेक्शन आती है, जब ये बहुत ज्यादा इरेक्ट हो जाते हैं पेनस के मसल, तो फिर सीमन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब वजाइना के अंदर लोड करने के लिए, वहां पर सीमन को रिलीज करने के लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब मेल का जो पेनस है कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल मसल्स पाए जाते हैं। बच्चों ये इरेक्टाइल मसल होते क्या हैं, इरेक्टाइल मसल बच्चे ये ऐसे मसल्स हैं जिन मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये मसल साइज में बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेल पेनिस जो है वो अपनी नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाएगा ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वजाइना के अंदर इजीली एंटर हो सके। अब बच्चों मेल जो ये इरेक्टाइल मसल्स हैं जो पेनिस के अंदर पाए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है जी कार्पोरा कैवर्नोसा, इसको कार्पस कैवर्नोसम भी बोलते हैं, और दूसरा है बच्चे कार्पस स्पॉन्जियोसम। ये दोनों ही इरेक्टाइल मसल हैं, ये दो जगह पर पाए जाते हैं।
इसको भी मैं इंडिकेट भी करूंगा डायग्राम के अंदर, आपको जो है बात समझ आ जाएगी। लेकिन मेन चीज आपने याद ये रखनी है कि पेनस के अंदर जो मसल है, पहले का नाम है कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरे का नाम है कॉर्पस स्पोंजियोसम। इनके अंदर जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो ये मसल्स क्या हो जाएंगे, साइज में इंक्रीज कर जाएंगे, जिसके नतीजे में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन साइज में बड़ा हो जाएगा और सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने में आसानी हो जाएगी। लास्ट नंबर जो चीज है वो है जी असेसरी ग्लैंड्स। अब मेल के अंदर बच्चे कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को ऐड करते हैं तो सीमन बनता है। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा आपने समझना है। मेल के अंदर जो है बच्चों वो 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है जी सेमिनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है जी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या इसको कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अब बच्चों इसकी सिक्रीशंस में क्या क्या होता है, वो कितनी परसेंट है, उसके अंदर कौन सी अमाउंट है, तमाम चीजों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बात को आपने जरा गौर से समझना है। जी जरा देखें, सेमिनल वेसिकल ये एक ऐसा ग्लैंड है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो कि पेयर्ड होता है। पहली तो बात ये समझने वाली है और ये सबसे पहले भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो दूसरा है वो है जी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर्ड है, ठीक है, ये पेयर्ड नहीं होता, ये अनपेयर्ड होता है, ये एक ही है। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो लास्ट वन आ जाएगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी बच्चों पेयर्ड होता है, मतलब ये 2 होते हैं। अच्छा जी, अब सेमिनल वेसिकल जो है ये बच्चे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो साइज के अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। साइज में ये ग्लैंड लार्ज हैं, पेयर हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब इसकी बच्चे जो सिक्रीशन होती हैं वो है जी अल्कलाइन, मतलब बेसिक होती है उनकी पीएच। इसकी सिक्रीशंस अल्कलाइन है और अल्कलाइन होने के साथ साथ सीमन बनाने के अंदर सबसे ज्यादा सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल की ही होती हैं। ये बच्चों आपने बात याद रखनी है, ठीक है। कितने परसेंट इसकी सिक्रीशन जो है वो सीमन का पार्ट बनती है, तकरीबन 60% इसकी सिक्रीशन जो है वो सीमन का पार्ट बनती है। अब इसकी सिक्रीशन के अंदर होता क्या है, इसकी सिक्रीशन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और वो है बच्चों एक शुगर जिसका नाम है फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज जो है बच्चों ये एक मोनोसेक्राइड है, यही वो शुगर है जो स्पर्म्स को मूव करने के लिए एनर्जी देती है। उसके अलावा बच्चों सेमिनल वेसिकल के अंदर विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। उसके अलावा कुछ और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मेल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं, स्पर्म को मूव करवाने के अंदर, स्पर्म को वायबल रखने के अंदर, स्पर्म को जो है बहुत ज्यादा विग्रस मूवमेंट देने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में यहाँ पर एक इंजाइम भी होता है, उस इंजाइम को हम बोलते हैं वेसिकुलेज इंजाइम, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीजें जो है याद रखनी है। मतलब बच्चे अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक काफी बड़ा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड है। इसका साइज तकरीबन वॉलनट के बराबर होता है, अखरोट के साइज के बराबर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशन बच्चे एसिडिक होती हैं। इसकी सिक्रीशन इसलिए एसिडिक होती हैं क्योंकि मैं यहां पर एलो लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि आगे जगह थोड़ी सी कम है। तो इसकी सिक्रीशन बच्चे इसलिए एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर इसकी जो सिक्रीशन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पाई जाती है वो है सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, उसकी वजह से इसकी सिक्रीशंस की पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ चली जाती है। उसके अलावा इसकी सिक्रीशन के अंदर बच्चों एक लोकल हमारी बॉडी का हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडन होता है ये बच्चों फीमेल की सर्विक्स के ऊपर जो म्यूकस का प्लग होता है जो किसी भी चीज को फीमेल के यूट्रस में एंटर होने से रोकता है, ये हार्मोन एक दूसरे एंजाइम के साथ मिलके उस म्यूकस के प्लग को थिन करेगा ताकि मेल के सीमेन के जो स्पर्म है वो इजीली वेजाइना से आगे सर्विक्स से क्रॉस होकर यूट्रस में जा सके। यूट्रस में जाएंगे तो फिर आगे वो ओविडक्ट के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर सकेंगे। तो ये पॉइंट बच्चों आपने समझना है, तमाम चीजें कंसेप्चुअल हैं। उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जहां से एक एंजाइम रिलीज होता है, उस बच्चे एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। जी ये जो एंजाइम होता है यही प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलकर सर्विक्स के म्यूकस के प्लग को जो है वो कम करता है। जी बच्चों अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा इसकी सिक्रीशन कितनी होती है, तकरीबन इसकी जो सिक्रीशन है वो सीमन का 30% बनाती है, ठीक है। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो इसके साइज की, तो साइज प्रोस्टेट ग्लैंड का मैंने आपको बता दिया, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा इन तमाम ग्लैंड में से सबसे बड़ा साइज प्रोस्टेट ग्लैंड का वॉलनट साइज के बराबर होता है। और मेल के अंदर ज्यादातर मेल के अंदर इस प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी भी आ जाती है, इस ग्लैंड का मेल के अंदर कैंसर भी हो जाता है। मेल को इस ग्लैंड के हवाले से ओल्ड स्टेज के अंदर जाके काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बल्बो यूरिथ्रल या कूपर ग्लैंड बच्चों ये लास्ट पे आते हैं, ये जो है वो
प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे वाली साइड पे होते हैं और ये साइज के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। इनकी बच्चे जो स्क्रीशंस हैं वो अल्कलाइन होती हैं और इनकी स्क्रीशन सीमन का जस्ट 20% बनाती हैं या उससे भी कम बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखने। अच्छा, इसका फिर काम क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इसके अंदर बच्चे ऐसी चीजें पाई जा रही होती हैं जो सीमन को क्या बनाती हैं, स्लाइमी सा बनाती हैं। सीमन को विस्कस बनाती हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन, और साथ में इसकी जो अल्कलाइन नेचर होती है, क्योंकि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बाद जो है वो यूरिथ्रा आ जाता है, तो ये अपनी सिक्रीशन उसी यूरिथ्रा के अंदर जब ऐड करता है तो यूरिथ्रा की बच्चों ज्यादातर जो कंडीशंस होती हैं ना अंदर वाली, वो एसिडिक होती हैं। इसकी नेचर क्या है, अल्कलाइन है। तो जब ये अल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज होगी, यूरिथ्रा एसिडिक होगी, तो एसिड अल्कलाइन दोनों जब आपस में मिलेंगी कंडीशन, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो जगह। वो इसलिए जगह पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी जाती है ताकि जब वहां से स्पर्म गुजरेंगे तो स्पर्म एसिडिक कंडीशन की वजह से डैमेज ना हो, क्योंकि बच्चों स्पर्म जो होते हैं वो एसिडिक कंडीशन के अंदर डैमेज हो सकते हैं, मर सकते हैं, वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने पॉइंट याद रखना है जी बच्चे। आप नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम नजर आ रही होगी। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो तमाम चीजें यहाँ पर वही मौजूद हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं। आप जरा देखें यहाँ पर बच्चों, पेयर ऑफ आपको टेस्टीज नजर आ रही हैं। इन टेस्टीज में आप देखें, एक राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड के ऊपर है। ये सेम एक ही स्क्रोटम के स्किन पाउच के अंदर मौजूद होती हैं। अब टेस्टीज के बच्चों ऊपर एक क्वाइल ट्यूब जो है आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल टेस्टीज के टॉप के ऊपर, काफी थिक सी और क्वाइल है। इसको बच्चे हम बोलते हैं एपिडिडिमस। एपिडिडिमस वो जगह होती है जहां पर ना स्पर्म स्टोर होते हैं। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म जो है वो बन के यहाँ पर आके स्टोर होते हैं, और जब ट्रांसपोर्ट होने हैं फिर यहीं से ट्रांसपोर्ट होके जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। तो आपने पॉइंट याद रखना है, एपिडिडिमस बड़ी जो है एक जरूरी जगह है। एपिडिडिमस से आगे बच्चे आप देखें, जो ट्यूब एपिडिडिमस वाली ट्यूब है जो आगे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन वो कॉइल फॉर्म में नहीं है। इस बच्चे हम ट्यूब को बोलते हैं वेज डेफरेंस, वेजा डिफरेंशिया, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि इसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। अब ये स्पर्म डक्ट जरा देखें आप, ऊपर से जाके थोड़ी सी यहाँ से टर्न ले रही है, और टर्न लेने के बाद यहाँ पर एक और चीज के साथ कनेक्ट कर रही है। तो बच्चों ये जो आपको एक चबाई हुई च्युइंगम की तरह एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, च्यूड च्युइंगम की तरह बच्चे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कोई च्युइंगम नहीं है बल्कि ये एक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड का नाम क्या है जी, सेमिनल वेजिकल है। ठीक है, अब ये आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो ये सेमिनल वेजिकल है। इसका मतलब है सेमिनल वेजिकल वेज डेफरेंस या स्पर्म डक्ट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। अब बच्चे जहां पर सेमिनल वेजिकल जो है वो स्पर्म डक्ट के साथ या वेज डेफरेंस के साथ जुड़ते हैं, वहां पर जो पॉइंट बनता है, ठीक है, वहां पर जो पॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ जा रहा है, तो बच्चे आप देखें आगे की तरफ यहाँ पर फिर ये एक बड़ा सा ग्लैंड आपको देखने को मिल रहा है जो तकरीबन वॉलनट साइज का है। ये बच्चों ग्लैंड ये है जी प्रोस्टेट ग्लैंड, और आप देखें ये अनपेयर्ड है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा सिक्रीशन जो है वो रिलीज करता है, एसडी की सिक्रीशन होती है। ठीक है, इसने इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर अपनी सिक्रीशन को ऐड कर दिया। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ आ रही है, फिर यहाँ पर ये छोटे छोटे से दो ग्लैंड और बच्चों इसके साथ मिल रहे हैं, ग्लैंड को बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, कूपर्स ग्लैंड भी इनको बोला जाता है। अब ये बच्चे आप देखें ग्लैंड, लास्ट वन ग्लैंड है, ये भी अपनी सिक्रीशंस इस पाइप के अंदर रिलीज कर देंगे। अब ये बच्चे जो पाइप जो पीनस के अंदर आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, क्योंकि इसी यूरिथ्रा से ज्यादातर टाइम यूरिन पास आउट हो रहा होता है, और यूरिन बच्चे जो होता है वो एसिडिक होते हैं। आपने चीज याद रखनी है। तो आप ये जरा देखें, यूरिथ्रा ही मेल पीनस के दरमियान से गुजर रहा है, और यही यूरिन और सीमन को बाहर लेके जाता है। फिर बच्चे आप जरा देखें, ये मेल आपको पीनस यहाँ पे नजर आ रहा है, इस मेल पीनस के अंदर दो आपको रेक्टाइल मसल नजर आएंगे। एक रेक्टाइल मसल आप ये देखें दो सेगमेंट में बिल्कुल पीनस की साइडों पे पाया जाता है। ये बच्चे जो मेल इरेक्टाइल मसल है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, और जो दरमियान वाली जगह पर पाया जाता है और ये आगे ग्लैंस या कैप वाली जगह पर पाया जाता है, ये इरेक्टाइल मसल होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अरेंजमेंट और चीजें होती हैं। अब हमने यहाँ पर क्योंकि आगे स्पर्म की फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देखना, तो डेफिनेटली हम टेस्टिस जो हैं इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वाइड करके समझेंगे ताकि हमें बात समझने में आसानी हो सके। ये बच्चे जरा देखें, मैंने यहां से अब आगे टेस्टिस को मजीद जो है वो जूम किया है, तो आप देखें यहाँ पर टेस्टिस के अंदर हमें पाए जाने वाले मजीद स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब जस्ट टेस्टिस जो हैं
इनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर आपको ये क्वाइल ट्यूब्स नजर आ रही हैं। यही बच्चे जो क्वाइल ट्यूब्स हैं ये क्या हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं। अब आपने यहाँ पर ना एक पॉइंट याद रखना है, मैं आपको कुछ वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, ये वैल्यूज आपने समझनी है और इनको ज़हन में रखना है। ईच बच्चे जो टेस्टी है, एक जो मेल टेस्टी होती है, ये आपने बात पे गौर करना है, ईच मेल टेस्टी जो है इसके अंदर ना लेयर्स पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये एक लेयर आपको नजर आ रही है, जो व्हाइट व्हाइट लेयर है, इसके अंदर आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है ना, ये एक लेयर है, एक लोब्यूल है। ईच टेस्टी के अंदर कितनी लोब्यूल्स होती हैं जी, तो ईच हेल्थी मेल की टेस्टी के अंदर बच्चों 250 टू 300 क्या होंगी जी, लोब्यूल्स होंगी, मतलब लेयर्स होंगी। ठीक है, तो दो के अंदर कितनी हो जाएंगी, इसको डबल कर दें, अगर पेयर ऑफ टेस्टिस में पूछेंगे तो 500 टू 600 हो जाएंगी। फिर बच्चों जो ईच लोब्यूल है, ठीक है, इसके अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, तो बच्चों आपने बात याद रखनी है कि ईच जो लोब्यूल है इसके अंदर 1 से लेके 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। मैंने एसटी यहां पर लिख दिया है, उसको एब्रीविएट कर दिया। ठीक है, तो अगर बच्चे आपसे पूछ लिया जाए कि ईच टेस्ट या पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर देखें, अगर पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पूछेंगे तो आपको पता है कि दोनों टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स कितने हमने कैलकुलेट किए थे, एक में 250 टू 300 थे, तो दोनों में कितने हो जाएंगे, 500 टू 600 लोब्यूल्स हो जाएंगे दोनों टेस्टिस में। अब एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से लेकर 4 तक। चले हम अगर हम 4 से ज़रब देते हैं इसको, तो बच्चे आप खुद कैलकुलेट कर लें, ये तकरीबन बन जाता है 2000 से लेके 2400 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दोनों टेस्टिस के अंदर हो सकती हैं। इस तरीके से बच्चों कैलकुलेशन वाले भी कुछ जो है एमसीक्यूज आ जाते हैं। सिंपल आपको जो बुक में कैलकुलेशन दी होती है उससे ड्राइव करके उसने कैलकुलेशन आगे पूछ ली होती है, तो आपने पॉइंट याद रखना है बड़े अच्छे से। चलें हम अपने मेन टारगेट की तरफ चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये जरा देखें, टेस्टिस के अंदर आप देख सकते हैं क्वाइड आपके पास ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे एक छोटी सी आपको ये और डक्ट निकलती हुई नजर आ रही है, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे। ये बच्चे जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं ये सेमिनिफेरस, स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हिस्सा है, इसको हम स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके ये जरा देखें एक नेटवर्क से बच्चों मिल रही हैं। ये जो नेटवर्क है आगे, ये जरा देखें इस तरीके से आपको ये स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये एक नेटवर्क से मिल गई। ये बच्चे जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क को हमने बोला ये है रेटी टेस्टिस। तो इसका मतलब है रेटी टेस्टी जो है वो टेस्टी के अंदर ही पाया जा रहा है, लेकिन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को ले लेगा, कलेक्ट कर लेगा। फिर रेटी टेस्टी बच्चे आगे आप जरा देखें, ये कुछ छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स हैं, इनके साथ कनेक्ट हैं। ये छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स हैं, इनको बच्चे हम बोलते हैं एफरेंडेक्टुलस, या फिर इनको वेजा इफ्रेंशिया भी बोला जाता है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एफरेंडेक्टुलस भी बोल देते हैं और वेजा इफ्रेंशिया भी बोल देते हैं। अगर आप गौर करें तो बच्चे वेजा इफ्रेंशिया स्टार्ट तो टेस्टिस के अंदर से ही हो रहा है, ये जरा देखें, थोड़ा सा इसका ऐसा टेस्टिस के अंदर है, लेकिन ये बाद में टेस्टिस से बाहर निकल रहा है और जाके ये वेजा इफ्रेंशिया किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये एक क्वाइल्ड बच्चे डक्ट के साथ जा कनेक्ट हो रहा है। और आपको पता है टेस्टिस के ऊपर ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चे हम बोल देते हैं एपिडिडिमस। तो इसका मतलब है वेजा इफ्रेंशिया या एफरेंडेक्टुलस जो होती हैं ये जाके एपिडिडिमस से कनेक्ट होती हैं। तो अब आप जरा तरतीब देख लें इसकी, बच्चे आप अरेंजमेंट देख लें। सबसे पहले क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म बनाने के बाद किसको दे दिए जी, रेटी टेस्टी को दे दिए। ठीक है, रेटी टेस्टीज जो हैं ये आगे कनेक्ट होती हैं वेजा इफ्रेंशिया से। ठीक है, अब जो वेजा इफ्रेंशिया है ये बच्चों आगे जा कनेक्ट होता है एपिडिडिमस से, और जो एपिडिडिमस है बच्चों ये बेसिकली आगे जब प्रोलॉन्ग होता है, आगे जब कैरी होता है, तो ये वेज डेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है या वेज डेफरेंस बन जाता है, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो एपिडिडिमस है ये वेज डेफरेंस या स्पर्म डक्ट का ही शुरू वाला हिस्सा है, जो थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ा सा कॉइल्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो आपने पॉइंट याद रखना है, एपिडिडिमस कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये वेज डेफरेंस या स्पर्म डक्ट का ही शुरू वाला हाईली कन्वोल्यूटेड रीजन है। ठीक है, तो अब आप देखें एपिडिडिमस से आगे फिर क्या आ गया जी, स्पर्म डक्ट या वेजा डिफरेंशिया आ गया, वेज डेफरेंस आ गया।
तो ये बच्चों आपने पॉइंट जो है वो याद रखने होंगे। अगर आपसे तरतीब पूछ लें स्पर्म किस तरीके से कैरी होता है तो आप बताओगे इस तरीके से कैरी होता है। अब वेज डेफरेंस से फिर आगे क्या आ जाती है, एजैकुलेटरी डक्ट आ जाती है, और एजैकुलेटरी डक्ट से बच्चे आगे क्या आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, और यूरिथ्रा से फिर आगे बॉडी से बाहर जो है स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो समझने वाले हैं इनको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मजीद बच्चे आप देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने यहां से फोकस किया है और इसको मजीद हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो बच्चे अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेगमेंट लूं और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से अंदर वाली साइड पे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। ये जो बच्चे आपको सेल नजर आ रहे हैं बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, फिर मेन जो सेल्स हैं ये नीचे की तरफ आपको नजर आ रहे हैं ब्लू फॉर्म के अंदर। अब ये बच्चे जो सबसे पहला आपको यहां पर सेल नजर आ रहा है ये है स्पर्मेटोगोनियम। अब ये बच्चों ऐसा सेल है स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म फॉर्मेशन का मदर सेल है और ये डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब स्पर्मेटोगोनियम कहां से बना था ये आपने बात रखनी है। स्पर्मेटोगोनियम से बच्चे जो पहले यहां पर सेल थे उनको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो इसका मतलब है बात जो शुरू हुई थी वो जर्म सेल से शुरू हुई थी। जर्म सेल्स के अंदर क्या हुई थी जी, जर्म सेल के अंदर हुई थी माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हुई तो यही जर्म सेल बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो गए। जर्म सेल भी डिप्लॉइड होता है और बच्चे स्पर्मेटोगोनियम भी क्या है, डिप्लॉइड है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसके अंदर बच्चे मियोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, मतलब माइटोसिस होगी इसके अंदर। अब जब इसके अंदर माइटोसिस होगी तो दो सेल बनेंगे। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो एक जैसे दो सेल बने हैं यहां पर। अब ये जो बच्चे आगे सेल बन रहे हैं ये दोनों सेल एक जैसे हैं, डॉटर सेल्स हैं, लेकिन एक सेल यहां पर उसने साइड पे शो कर दिया, दूसरा सेल आगे कंटिन्यू किया। वो इसलिए कंटिन्यू किया कि ये सेल जो आगे की तरफ आ रहे हैं इसके अंदर स्लाइड क्या हुई थी, डिफरेंशिएशन हुई थी। ठीक है, अब जब इसमें स्लाइड डिफरेंशिएशन हुई, ये वाला जो था जो साइड पे जा रहा है इसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हुई, ये जो सीधी लाइन में आ रहा है इसके अंदर डिफरेंशिएशन हुई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है बच्चों ये भी डिप्लॉइड होता है। यहां तक डिप्लॉइड चलते आ रहे हैं, जर्म सेल भी डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड और नीचे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड। अब ये बच्चे डिप्लॉइड चलते आ रहे हैं, सिर्फ इनके अंदर ना थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है तो ये चेंज होते जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका जो न्यूक्लियस है यानी कि जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो डिप्लॉइड ही है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही इनके अंदर पाए जा रहे हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। बच्चों आपने ये चीज पढ़ी होगी सेकंड ईयर के अंदर कि मियोसिस दो होती हैं, एक है जी मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। तो सबसे पहले होगी मियोसिस 1 और मियोसिस 1 बच्चों रिडक्शन फेज होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर आगे डॉटर सेल के अंदर हाफ हाफ होकर चले जाते हैं। तो आप जरा देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, इसके अंदर मियोसिस 1 होगी, रिडक्शन फेज यहां पर होगी, तो आगे जो दो डॉटर सेल बन रहे हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जाएंगे, हाफ हाफ जाएंगे। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46 थे, तो अगले दोनों सेल्स के अंदर 23 और 23 जाएंगे। ये बच्चों आपने बात याद रखनी थी क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शन फेज होती है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो दोनों सेल बने हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपने बात याद रखनी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड होता है। अब बच्चों ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी जी, मियोसिस 2 होगी। अब मियोसिस 2 बच्चों जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह की सेल डिवीजन है जिसमें जैसा प्रीवियस सेल होता है उस जैसे ही आगे दो सेल बन जाते हैं। तो आप जरा देखें एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस 2 होगी तो आगे दो सेल बनने और दोनों सेल बच्चे क्या कहलाएंगे, ये स्पर्माटिड कहलाएंगे। ठीक है, और स्पर्माटिड क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड था, आगे जो दो स्पर्माटिड बने वो भी क्या हैप्लॉइड है। दो स्पर्माटिड ये ऊपर वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए और दो स्पर्माटिड बच्चों जो हैं ये इधर वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए, और आप देख सकते हैं कि 4 यहां पर स्पर्माटिड्स बन गए हैं। अब इन स्पर्माटिड के लिए लास्ट एक ही स्टेप रह गया, ये बच्चों अपने अंदर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करते हैं और इनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरेशन आती है जिसके नतीजे में आप देख सकते हो ये सेल ने अपना जो एरिया है, ये देखें आप जरा, हेड जो है इसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा जगह पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम रह जाता है और यहां पर क्या बन जाता है, एक फ्लैजेलम जैसा ये टेल बन जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्माटिड फिर बच्चे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। आप देख सकते हैं ये मैच्योर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही पाए जा रहे होते हैं और फिर ये यहां से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं। वही रास्ता जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, सेम वही रास्ता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टी, फिर वाजाफ्रेंशिया, फिर एपिडिडिमस, फिर वेज डेफरेंस, फिर उसके बाद जैकुलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा। ठीक है, वो पाथवे आपके पास होगा।
लेकिन जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हो रही है। अब बच्चे आप जहां पर जरा देखें कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये एक पूरा सेल आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी नजर आ रहा है। लेकिन जब स्पर्मेटिड से आगे स्पर्म बने हैं तो ये एरिया कम हो गया। बेसिकली सेल का एरिया इतना ही है जो आपको स्पर्म का हेड नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस हेड के अंदर मेन हिस्सा न्यूक्लियस का ही होता है जिसके अंदर डेफिनेटली जो है वो जेनेटिक कंटेंट है, क्रोमोसोम्स हैं, और साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा होता है। और बाकी फिर क्या है जी, टेल यहां से निकला है क्योंकि स्पर्म ने क्या करना है, मूव करके एग तक पहुंचना है। तो आपने बात याद रखनी है, एग हमारी बॉडी का बच्चों, ह्यूमन की बॉडी का एग सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। तकरीबन वो 120 माइक्रोमीटर का होता है। और स्पर्म्स ह्यूमन की बॉडी के सबसे छोटे सेल्स हैं, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। तो देख लें कहां पर 120 माइक्रोमीटर, कहां पर 5 माइक्रोमीटर। वजह क्या होती है, मेन वजह यह है कि एग के अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन बाकी साइटोप्लाज्म वाला एरिया उसका बहुत ज्यादा है। स्पर्म का साइज छोटा क्यों है, इसलिए छोटा है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो पाया जा रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ही माइनर होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये मेन वजह है एग के बड़े होने की और स्पर्म के छोटे होने की। तो यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं कि मैच्योर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन चुके हैं। और आप यहां पर ये देख भी सकते हैं, ये कुछ स्पर्म्स ये मैच्योरेशन अभी कर रहे हैं। देखें ये अपने साइटोप्लाज्म को शेड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। टेल इनकी बन चुकी है लेकिन साइटोप्लाज्म अपना आहिस्ता आहिस्ता शेड करें। जैसे ही शेड कर देंगे तो देखें इसका हेड बहुत ही छोटा सा रह जाएगा। चलें अभी थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ स्पर्म की ना स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि स्पर्म के अंदर क्या पाया जाता है। ये बच्चे जरा देखें, ये एक ह्यूमन जो है वो स्पर्म सेल्स है। स्पर्म सेल के अंदर बच्चे आप देखें 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला है जी इसका हेड रीजन, ये जो आपको नजर आ रहा है। अब इस हेड रीजन के अंदर बच्चे ये जो आपको ब्राउन या ये जो ऑरेंज सा एरिया नजर आ रहा है ना, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जा रहे हैं और बच्चों स्पर्म जो होते हैं वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। फिर ये जो बाहर वाला आपको एरिया थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है बच्चों, इसका साइटोप्लाज्म है, ये माइनर सा साइटोप्लाज्म है। और फिर स्पर्म के ऊपर ये जो आपको एक कैप नजर आ रही है ना, ये साइटोप्लाज्म ही है। जो अभी मैं कैप ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसिकली इसका क्राउन है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर कुछ बच्चों ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। इसमें कुछ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं कि जब वो रिलीज होते हैं तो वो एग की लेयर्स को साइड पे करते हैं ताकि ये स्पर्म एग के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। फिर बच्चे जरा देखें स्पर्म का ये जो दरमियान वाला एरिया, इसको हम मिडल पीस बोलते हैं या फिर नेक ऑफ स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, मिडल पीस भी बोलते हैं, इसको नेक भी बोलते हैं। इस जगह पर मेन क्या होता है, तो बच्चों ये जो स्पर्म का मिडल पीस या नेक है ना, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये वही माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी देते हैं, स्पर्म को मूव करने के लिए ताकत देते हैं, एटीपी बना के देते हैं। तभी तो बच्चा बड़ा एक्टिवली स्पर्म जो है मूव कर जाता है। और लास्ट पे आप देखें जो स्पर्म का हिस्सा है वो है इसकी एक टेल। इसकी बच्चे टेल को हम फ्लैजेला भी बोलते हैं कि ये स्पर्म का क्या है, फ्लैजेला है, जिसकी मदद से मूव करके एग तक पहुंचेगा। और इसकी फ्लैजेला के अंदर बेसिकली प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट्स पाए जा रहे होते हैं जो जब स्पिन करते हैं, मूव करते हैं, तो स्पर्म आगे की तरफ क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो ये बच्चे तमाम चीजें यहां तक थी जो हमने डिस्कस कर ली। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस, तमाम चीजों से रिलेटेड जितना भी मटेरियल था उसको हमने डिस्कस किया। लास्ट वन बच्चे ये चीज है कि मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से मेल के अंदर कंट्रोल होती है, क्या हर टाइम होती रहती है, क्या किसी टाइम ज्यादा होती है, किसी टाइम कम होती है। इन तमाम चीजों को बच्चों हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इन तमाम चीजों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताता जाऊं कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। उससे पहले मेल के अंदर स्पर्म नहीं बनते। और मेल के अंदर प्यूबर्टी नॉर्मली जो है वो 13 या 14 ईयर्स के अंदर ही जो है वो स्टार्ट होती आती है। और उसके बाद ये स्पर्म बनने का प्रोसेस मेल के मरते दम तक चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर टाइम होता रहता है, ठीक है। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि फीमेल के अंदर एग का बनना कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, लेकिन मेल के अंदर बच्चों स्पर्म का बनना आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद ये प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद मरते दम तक मेल के अंदर स्पर्म जो है वो बनते जाते हैं। अब मेल के अंदर ये प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, तो बच्चों ये मेल के अंदर प्रोसेस कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो हम यहां पर टॉपिक देखें, आपको नजर आ रहा होगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इस तरह देखें, जब मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है तो मेल के ब्रेन के अंदर एक जगह है हाइपोथैलेमस। आप सबको पता है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का है वो कौन सा पार्ट है। तो जो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आके करते हैं इंटीरियर रूबो पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब जैसे ही बच्चों ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके एक्ट करेगा, तो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे क्या रिलीज हो रहे हैं, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन दो हैं, एक है जी एफएसएच और दूसरा है एलएच। एलएच को बच्चों मेल के अंदर आईसीएसएच बोला जाता है, आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आईसीएसएच क्या जी, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बच्चों जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर ये सारा काम हुआ और इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच रिलीज हुआ एक साइड पे, दूसरी साइड पे आईसीएसएच रिलीज हुआ, तो एफएसएच ने जाके एक्ट करना है जी सर्टोली सेल्स के ऊपर। अब ये सर्टोली सेल्स कहां से आ गए, ये क्या चीज है, ये क्या बला है, तो बच्चा वाजिया रखना है। अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और उसके अंदर वाले भी सेल वाली जगह हमने देखी थी जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी। जहां पर बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहां पर ना कुछ इलोंगेटेड लंबे से सेल पाए जाते हैं। वो सेल स्पर्मेटोगोनियम नहीं होते, ना ही सेकेंडरी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, बल्कि उनके अलावा कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल्स को नर्सिंग सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इन सेल से हार्मोन भी रिलीज होते हैं और कुछ सिक्रीशंस भी रिलीज होती हैं। सर्टोली सेल्स की ही बच्चे सिक्रीशंस वो सिक्रीशंस हैं जो स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, और उनको लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो वहां पर भी सर्वाइव कर सकें। उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहने के लिए स्पर्म को ना एक मीडियम प्रोवाइड करती हैं, वो सर्टोली सेल्स की ही सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, इनको नर्सिंग सेल भी बोला जाता है। तो एफएसएच जैसे बच्चों रिलीज होगा आगे एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे। तो सर्टोली सेल्स पे बच्चों जैसे ही एफएसएच एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स सिक्रीशंस रिलीज करना शुरू करते हैं, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू भी होता है और चीज में हेल्प भी मिलती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सर्टोली सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है इनहिबिन हार्मोन। अब ये इनहिबिन हार्मोन किस तरीके से काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरी तरफ जरा देखें, ये दूसरा बच्चे जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है एलएच या फिर आईसीएसएच, ये जाके एक्ट करेगा लेडिंग सेल पर। अब लेडिंग सेल बच्चे क्या है, लेडिंग सेल बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फॉर एग्जांपल बच्चों एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैं राउंड एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहा हूं, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये दरमियान वाली जगह पर जो सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इन सेल्स के ऊपर जाके बच्चों आईसीएसएच जब एक्ट करेगा ना, तो इन सेल से क्या रिलीज होगा, इन सेल से रिलीज होगा मेल का सेकेंडरी हार्मोन, सेक्स के लिए जो होता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यही बच्चे टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर डिटरमाइन करता है, और साथ में ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके सेल को डिवाइड करने के लिए प्रोवोक करता है, स्टार्ट करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को मेंटेन करने में या कैरी करने में हेल्प मिलती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे दो तरीके से कैरी हो रहा है, एफएसएच की मदद से भी कैरी हो रहा है, और आईसीएसएच की मदद से जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है उसकी मदद से भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प मिल रही है। अब जब आप जरा गौर करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल मेल के अंदर ना स्पर्म बहुत बन चुके हैं, हम कहते हैं कि मेल का जो स्पर्म काउंट है ना वो बहुत ज्यादा है, मेल के अंदर स्पर्म बहुत ज्यादा है। अब बॉडी ये चाहेगी कि मजीद स्पर्म ना बने, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब मेल के अंदर तो स्पर्म बहुत ज्यादा है, स्पर्म काउंट मेल का बहुत ज्यादा है, तो बॉडी ये चाहेगी कि प्रोसेस को ना थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाए, बंद ना किया जाए, थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे स्लो डाउन होगा बच्चे जरा देखो, जैसे ही एफएसएच ने एक्ट करना सर्टोली सेल पे, एक तो सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा सर्टोली सेल से हार्मोन रिलीज हो रहा है इनहिबिन। ये इनहिबिन हार्मोन बच्चों जाके एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद इस इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन एफएसएच और एलएच को क्या कर देता है, रोक देता है। अब बच्चे जब एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होंगे तो इसका मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कैरी करने के लिए हार्मोन्स नहीं आ रहे, तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जरा देखें, टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज हो गया, टेस्टोस्टेरोन भी जाके बच्चों इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे और हाइपोथैलेमस के ऊपर नेगेटिव, आपको नेगेटिव का साइन नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन जाके इन दोनों जगह की सिक्रीशंस को, दोनों जगह के हार्मोन्स को रोक रहा है। अब जब ये दोनों जगह से हार्मोन रुक जाएंगे तो डेफिनेटली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्पर्म काउंट जब हाई था तब इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुए और उन्होंने इस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या कर दिया बच्चे, स्लो डाउन कर दिया। बात समझ आ गई। नेक्स्ट जरा देखें, फॉर एग्जांपल मेल के स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो मेल का स्पर्म काउंट जो है अब वो कम हो गया है, घट गया है।
तो अब मेल के अंदर इनहिबिन हार्मोन कम रिलीज होगा या रिलीज नहीं होगा? तो जब इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज होंगे, डेफिनेटली वो इन हाइपोथैलेमस एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट नहीं कर पाएंगे। जब इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, वहां से हार्मोन दोबारा रिलीज होंगे, उनके अपने जो हार्मोन थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि एफएसएच और आईसीएसएच हैं। तो जैसे ही हार्मोन आएंगे तो दोबारा आके बच्चे एक्ट करेंगे टेस्टिस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस दोबारा से क्या हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा, चल पड़ेगा और स्पर्म दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे हार्मोनल कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कोई भी बच्चों में वीडियो अपलोड करता हूं उसको लास्ट तक लाजमी देखा करें, क्योंकि हर जगह से कोई ना कोई आपको नया पॉइंट सीखने को मिलता है, कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है। अगर कोई चीज, कोई बात समझ नहीं आई तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। अगली वीडियो के आने तक आपने वेट करना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।